एपिसोड की शुरुआत के आसपास एना का वॉइस ओवर सुनाई देता है, जहां वह कहती है, कुछ लोग ऐसे काम कर जाते हैं जो उन्हें कभी नहीं करने चाहिए थे। ये लाइन सुनते हुए एना अपने स्कूल फ्रेंड्स के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देख रही होती है। यहाँ कैमरा एक एक करके 3 चेहरों पर रुकता है। रेचल हॉपकिंस, जिसने एक अमीर और उम्र में बड़े आदमी से शादी कर ली। हेलन वैंग, जो अब सेंट हिलरीज स्कूल की हेडमिस्ट्रेस है, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में। ज़ोई हार्पर, जो अब एक इमोशनली अनस्टेबल माँ बन चुकी है, जो अपनी छोटी बेटी को अकेला घर पर छोड़ देती है। लेकिन उनके चेहरे पर एक कॉमन चीज है, बेचैनी। यह साफ महसूस होता है कि इन सबके पास्ट में कुछ ऐसा है जो आज भी उनका पीछा कर रहा है। जैक भीतर से पूरी तरह टूटा हुआ एना के होटल रूम में खड़ा है। जैक का चेहरा गुस्से से ज्यादा दर्द से भरा हुआ है। उसकी आवाज कांप रही है, लेकिन शब्द बहुत तीखे हैं। जैक एना से कहता है कि इतना सब हो जाने के बाद भी तुम्हें मुझे तकलीफ पहुंचाने में सुकून मिलता है। ये लाइन सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये जैक के भीतर सालों से जमा हुआ गुस्सा, बेबसी और टूटे भरोसे का निचोड़ है। जैक को यह साफ महसूस हो चुका है कि एना ने रेचल की मौत से जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन उससे ली थी वह पर्सनल नहीं थी। वह एक स्टेप थी अपने जर्नलिज्म करियर को दोबारा जिंदा करने की। जैक को सबसे ज्यादा चोट इस बात से लगती है कि एना ने वादा किया था कि वह उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं करेगी, लेकिन उसने वही किया। इस सीन में साफ दिखता है कि जैक को यह नहीं लग रहा कि एना ने गलती की है। उसे लग रहा है कि एना ने जानबूझकर उसे चोट पहुंचाई है। होटल रूम वाले कॉन्फ्रंटेशन के बाद जैक अकेला पड़ जाता है और यहीं से उसका दिमाग रेचल को लेकर पीछे लौटने लगता है। जैक और डिटेक्टिव प्रिया आखिरकार रेचल के हस्बैंड क्लाइड डफी से मिलते हैं। क्लाइड बिना किसी झिझक के यह मान लेता है कि उसे इरेक्शन की समस्या थी। उसके और रेचल के बीच एक समझौता था। रेचल के लवर्स अलाउड थे, लेकिन घर में नहीं, तालोनीगा में नहीं और लवर्स के नाम कभी नहीं। क्लाइड यह भी बताता है कि रेचल उन लोगों के साथ सेक्स पसंद करती थी जिनसे उसे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता था। उसके लिए सेक्स एक खेल था और व्हीकल्स उसका पसंदीदा स्थान। क्लाइड बताता है कि रेचल के जाने के बाद वह अपने डॉग को वॉक पर ले गया और फिर घर वापस आया। वह यह भी मान लेता है कि उसने अपने कपड़े पहले ही धो दिए थे, यहाँ तक कि बूट्स भी, क्योंकि वे मड़ी थे। क्लाइड अपनी वाइफ को एक मीन इंसान बताता है और कहता है कि उसकी जुबान ही शायद उसकी मौत की वजह बनी। क्लाइड यह भी बताता है कि हेलन शायद वही इंसान है जो रेचल के लवर की आइडेंटिटी जानती थी। डिटेक्टिव प्रिया तुरंत सेंट हिलरीज जाना चाहती है, लेकिन जैक उसे टाल देता है और कैमरास की फोटोग्राफ्स लेने भेज देता है। इसी दौरान जैक सेंट हिलारीज कॉल करता है। हेलन अनअवेलेबल होती है क्योंकि वह क्लाइड से बात कर रही होती है। कॉल हॉस्टाइल होता है, जैसे दोनों किसी मजबूरी से जुड़े हों। कॉल खत्म होते ही क्लाइड रेचल के फोन पर कॉल करता है। जैक को ट्रक में रिंगिंग सुनाई देती है। वह जल्दी से फोन पैसेंजर सीट के नीचे से निकालता है और पॉकेट में डाल लेता है। प्रिया लौट आती है। जैक का तनाव साफ दिखाई देता है। प्रिया मानती है कि अगला लॉजिकल स्टेप सेंट हिलरीज जाना है, लेकिन जैक डायरेक्शन बदल देता है। प्रिया उसे कन्फ्रंट करती है। हेलन उसकी सिस्टर ज़ोए की स्कूल फ्रेंड थी, एना उसकी वाइफ है। जैक ने यह सब छुपाया। स्टेशन पहुंचकर जैक प्रिया को क्लाइड के फोन रिकॉर्ड्स चेक करने को कहता है। अकेले में जैक रेचल के फोन का ट्रेस कैंसिल कर देता है। एना सेंट हिलारीज पहुंचती है। ये जगह साफ सुथरी, डिसिप्लिन और कंट्रोल्ड है, हीलन की पर्सनैलिटी की तरह। एना का मकसद साफ है, वह है ये पता लगाना कि रेचल उस रात किससे मिलने वाली थी। हीलन सीधे कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके हर वैग जवाब में एक दबा हुआ डर और गिल्ट छिपा है। एना ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे नहीं पता कि रेचल जैक के साथ थी, जबकि सच्चाई ये है कि एना ने खुद बारिश में भीगते हुए जैक और रेचल को साथ देखा था। यहाँ सवाल और गहरा हो जाता है। क्या एना चाहती थी कि जैक का नाम रेचल के लवर के तौर पर ऑफिशियली सामने आ जाए? हेलन जैक की तरफ इशारा तो करती है, लेकिन वह एना को वह नाम नहीं देती जिससे एना अपनी कहानी पूरी कर सके। हेलन बातचीत के दौरान एक बेहद अहम बात का जिक्र करती है। वह कहती है कि लगभग 20 साल पहले एक ऐसा राज था जिसे 5 लोग जानते थे। एना बिना रुके उसे सुधारती है। अब 4 लोग, क्योंकि रेचल मर चुकी है।
ये लाइन बेहद चिलिंग है क्योंकि यहाँ पहली बार साफ होता है कि रेचल सिर्फ मर्डर विक्टिम नहीं है, वह उस सीक्रेट का भी हिस्सा थी। जैक फेक डीएनए स्वैब लेकर कॉरोनर लैब में घुसता है। अकेले होते ही रेचल की बॉडी फ्रीजर से बाहर निकालता है और उसके फेस से फोन अनलॉक करता है। जैक अपने और रेचल की सारी चैट्स और फोटोज डिलीट कर देता है, लेकिन एक कॉन्वर्सेशन बची होती है रेचल और हेलन के बीच। यहाँ ब्लैकमेल, सी और जे का जिक्र होता है। जैक समझ जाता है हेलन जानती थी कि रेचल का लवर जैक ही था। एक फ्लैशबैक में रेचल अपने ऑफिस से शेरिफ को कॉल करती दिखाई देती है। ये साफ करता है कि रेचल खतरा महसूस कर रही थी। जैक अब सिर्फ डिटेक्टिव नहीं है, वह एक ऐसा आदमी है जिसका डीएनए रेचल पर उसकी मौत से कुछ पल पहले तक था। उसके पास सच बोलने का मौका कब का निकल चुका है। ये कहानी मर्डर से ज्यादा गिल्ट, पावर और बेट्रायल की है। जैक इन्वेस्टिगेशन नहीं, खुद को बचा रहा है। रसेल का फोन सबसे बड़ा खतरा है। हर कैरेक्टर किसी न किसी राज के साथ जी रहा है। जैक ने सच छुपाने के लिए हर हद पार कर दी, लेकिन रेचल का फोन अभी भी जिंदा है और उस फोन में छुपा सच अगले एपिसोड में जैक की पूरी दुनिया उजाड़ सकता है। अगर आपको ऐसी क्राइम थ्रिलर स्टोरीज डिटेल में समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगला एपिसोड सिर्फ कहानी आगे नहीं बढ़ाएगा बल्कि कई छुपे हुए राज भी सामने लाएगा।